हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके न्यू सब्जेक्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसकी सीरीज़ हमें स्टार्ट करनी चाहिए। येस, वी आर हेयर विद द सीरीज़, राइट। जितने स्टूडेंट्स को लग रहा है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हमारा तो माइक्रो है गाइज, ये सेम है, ठीक है। तो जिनका भी माइक्रो है या बिजनेस है, दे कैन रिफर टू दी सीरीज़, और सीरीज़ की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। आप वहाँ से सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर अप करेंगे, राइट। आज हम अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक के साथ, राइट। सबसे पहले आता है आपके सामने कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है ना। क्योंकि हमने अभी तक बिजनेस समझा, हमें बिजनेस समझ में आया, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मैम, ठीक है, 11th-12th में, हमें वो पता है। बट ये बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या कर रही है ना, ये क्या कनेक्शन है, ये अभी हमें समझना है। तो देखो, आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा भी था तो वहां पे भी आपने देखा था कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे कि डिमांड पता लगाना, सप्लाई, सब क्या है, बिजनेस यूज करता है कि नहीं करता है इनको। हाँ, मतलब जब सिंपल भाषा में बोलूं तो जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप ये बताओ कि आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, 1000 रुपीज़ हैं, और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। अब आप ये डिसीजन कैसे लोगे? लाइक 1 लाख रुपए हैं और आपको मान लो कोचिंग स्टार्ट करनी है, और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मतलब कोचिंग तो स्टार्ट करनी है, बट यू हैव 2 चॉइसेस, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन सेटअप कर लूं या ऑफलाइन सेटअप करूं। तो आप ये बताओ कि ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे? ऐसे रैंडम तो अपनी गट फीलिंग या इमोशन में आके नहीं कहोगे कि नहीं यार, मुझे तो बच्चे देखने में बड़े प्यारे लगते हैं तो मैं ऑफलाइन खोलता हूँ, उनकी शक्ल ही देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन में यार कहाँ बच्चा कहाँ बैठा है, क्या मुझे पता चल रहा है, बस वो सुन रहा होगा, कमेंट कर देगा, मेरे को पता चलेगा। मुझे इमोशनल टच चाहिए, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि बच्चा मेरे सामने है, तो मैं काम करता हूँ ऑफलाइन खोल लेता हूँ। या मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है यार, आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, इसलिए मुझे ये फीलिंग आ रही कि मज़ा आएगी, चलो ऑनलाइन कर लेते हैं। ऐसे डिसीजन लेते हो? नहीं मैम, ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं। हम तो चीज़ें देखते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कॉस्ट कितनी होगी, हम दोनों सेटअप की कॉस्ट देखेंगे। कि मान लो अगर ऑफलाइन कोचिंग हमें एक सेटअप बनाने में 5 से 6 लाख लग रहा है, और ऑनलाइन कोचिंग में 5 से 6 लाख लग रहा है, मान लो स्मार्ट बोर्ड एंड कैमरा एंड ऑल वाला सेटअप, या सिंपल सेटअप पे हमें 1-2 लाख रुपए लग जाएगा मान लो, और या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में अगर हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विथ बोर्ड और सिंपल कैमरा। एक फ़ोन ले लिया और ये सब, तो हाँ 50 से 60 हज़ार में भी हो सकता है। और ऑफलाइन मुझे पता है कि मुझे स्पेस लेनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा एंड ऑल करके मेरा अच्छा खासा बजट बैठेगा, है ना। फिर रिकरिंग एक्सपेंसेस तो रहेंगे उसके हर महीने के। तो अब मैं कॉस्ट देखूंगी, देन मैं कहूंगी कि हाँ मैं तब डिसाइड करूंगी मैम। फीलिंग पे नहीं जाएंगे, इमोशन पे नहीं जाएंगे। व्हाट वी विल यूज लॉजिक। क्या यूज करेंगे? लॉजिक। गैस और इमोशन नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि डिमांड कितनी है ना। हमें पता तो चले भाई ऑफलाइन की डिमांड है भी कि नहीं। हम खोल के बैठ गए, कोई नहीं आ रहा, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन की डिमांड नहीं है, मेरी जहाँ मार्केट है वहाँ बच्चे ऑफलाइन पर प्रेफर करते हैं, तो मैं वो देखूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, है ना, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है या इस मॉडल में ज़्यादा प्रॉफिट है। एंड मैं ये भी देखूंगा कि रिस्क कितना है, कि मुझे ये पता है कि ऑनलाइन में चलो अगर ये नहीं हुआ तो मेरा सेटअप वेस्ट हो सकता है ना। मेरा स्मार्ट बोर्ड का क्या होगा, फिर उसका क्या यूज़ होगा, क्या घर में लगा के टीवी देखेंगे, है ना। तो मतलब मुझे ये भी समझना होगा कि रिस्क कितना है, कंपटीशन कितना है, ये भी एनालाइज करना होगा, और क्या ट्रेंड है ये भी समझना होगा। तो इन सबको समझने में आपको कौन हेल्प करेगा? इन सबको समझने में आपको इकोनॉमिक्स के टूल्स हेल्प करेंगे, लाइक कॉस्ट टूल, डिमांड टूल्स, मार्जिनल एनालिसिस टूल, ये हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब जब बिजनेस में हम इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, so that we can achieve the goal of the organization or the business,
इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस के डिसीजन ले पाए, ताकि गोल हमारा पूरा हो पाए। ठीक है, सो समझ में आया कि क्यों हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। हमें इसलिए पढ़ाई जा रही है कि कल को आप बिजनेस करोगे खुद का, तो यार कम से कम अवेयर तो रहो ना कि हाँ ऐसे ही नहीं स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू थिंक लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स टूल्स एंड प्रिंसिपल वी कैन अप्लाई देम टू test whether the model will work or not. And before starting anything we have to first think about that particular कि क्या करना है, कैसे करना है ना, कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब पहले कैलकुलेशन बैठाएंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें झटका ना लगे कि यार अरे हमने तो कर दिया और कुछ नहीं हो रहा है। समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब स्टार्ट करें मीनिंग के साथ। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी दैट हेल्प बिजनेस टेक करेक्ट डिसीजन। ये बिजनेस को करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है ना, बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे बेचना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना, इन सब के आंसर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स देती है। क्या प्रोड्यूस करें भाई, डिमांड देखो ना, किस चीज की डिमांड है, कितना प्रोड्यूस करें, कितनी डिमांड है, क्या प्राइस रखें, डिमांड सप्लाई का रिलेशन देख सकते हैं हम यहाँ पे। मान लो डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो वी कैन चार्ज हाई प्राइसेस, जैसे कि जोमेटो करता है। जब रेन होती है आप देखते होगे ना कि प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं, डिलीवरी में वो सरचार्ज वगैरह लगाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी डिमांड है और राइडर्स नहीं है, सप्लाई लिमिटेड है, सो वी कैन रेज द प्राइस, है ना। तो ये सब गणित लगाना ताकि तुम करेक्ट डिसीजन ले पाओ, अपने आप को प्रॉफिट करा पाओ, इन सब में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, और इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो शॉपकीपर है, वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि कस्टमर क्या बढ़ाने पे भी बाय करेंगे। जैसे तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप भी ये सोचोगे यार कि यार प्राइस बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार बिक रहा है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे कि वो मैगी मसाला 2 रुपए वाला पहले आया, उसने मार्केट बनाई, उसको लग गया कि हाँ अभी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, उसने क्या किया, 4 बढ़ाया, फिर 5 पे आ गया। इसी तरीके से तुम भी कोई बिजनेस करोगे या किसी के बिजनेस में होगे, तुम एडवाइस करोगे, तो यू विल सी कि डिमांड तो बढ़ रही है कि क्या प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। उसमें कौन हेल्प करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने 11th-12th में, तो वो बताती है कि कंज्यूमर कितना इलास्टिक है प्राइस को लेके। मतलब अगर प्राइस हमने जरा सा भी बढ़ाया और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, तो कंज्यूमर तुरंत कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव में शिफ्ट करेगा या फिर डिमांड बंद कर देगा, क्योंकि वो उस प्राइस पे ले रहा था बस। सो इकोनॉमिक्स तुम्हें हेल्प करती है स्टडी करने में कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, प्राइस कितना सेंसिटिव है कस्टमर लेके। जैसे तुम हो, तुम अभी कोई चीज खरीद रहे हो 10 में, जैसे मैगी तुम खरीद रहे हो 10 में, मैगी ने प्राइस बढ़ाया 12, तुमको इतना एडिक्टेड नहीं हो मैगी को, तुमने कहा ठीक है तुम 12 कर रहे हो, भाई ये भी खरीद लेता हूँ, 10 पे तो वो मिल रही है, मैं क्यों उस तुम पे जाऊंगा। तो कंपनी समझना चाहती है कि कस्टमर कितना मतलब प्राइस को लेके वो है। ये सब कौन हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स। वरना तुम क्या करोगे, तुम श्योर नहीं हो गए, तुम प्राइस मान लो बढ़ा दो, और कस्टमर तुम्हारा इलास्टिक था, उसके पास तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट के और अल्टरनेटिव थे, वो तुरंत स्विच कर गया और तुम सदमे में आ गए, अरे ये क्या हुआ। तो इसके लिए आप पहले से रेडी रहो, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी बताने में कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एनालाइजिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट कितनी है मेरे प्रोडक्ट की, प्रॉफिट कितना बन पाएगा, है ना, उसको एनालाइज करने में भी आपको इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो शॉपकीपर को हेल्प करना बेसिकली, या बिजनेसमैन को हेल्प करना कि वो लॉजिकल और प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाए, गेस वर्क ना करे, इसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी दैट हेल्प बिजनेस टेक करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। लाइक इट हेल्प बिजनेस टू टेक डिसीजन लाइक what to produce, how to produce, at what price to sell, and how to reduce cost and increase profit. एग्जाम्पल भी आप देके आ सकते हैं, ठीक है।
हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को करेक्ट डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है हमारी, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, मीनिंग क्लियर हुई। अब हम मूव करेंगे नेचर पे, दैट इज नटूरे ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नटूरे इज नथिंग बट नेचर, मेरे सर है वो बोलते हैं, सो आई लाइक द वर्ड। सो फर्स्ट इज माइक्रो इन नेचर। माइक्रो इन नेचर इज व्हाट, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो है नेचर, इसलिए आप इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हो, है ना। जो मैंने कह रही थी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम है, दैट्स बिहाइंड लॉजिक बिहाइंड दिस, कि ये माइक्रो इन नेचर होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। माइक्रो इन नेचर मतलब क्या, आपने दो टाइप की इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, एक माइक्रो और एक मैक्रो। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कॉमर्स बैकग्राउंड वाले सारे बच्चे कमेंट करेंगे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अभी लिखो। तुम लोग ना लिखते लिखते कुछ नहीं हो कमेंट में, और ना ही तुम लोग लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया है? जेनजी हो सब लोग की जेन अल्फा हो? आई थिंक जेनजी हो, हाँ। सो प्लीज लाइक, तुम लोग का समझ में नहीं आता मुझे। चलो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, लाइक एक कंज्यूमर, एक फर्म, है ना, कैसे डिसीजन लेता है, इट स्टडी दैट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जो ओवरऑल पूरी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करती है ना, तो पता ही होगा। सो बिजनेस इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इन नेचर। माइक्रो सब समझ में आ गया तुम्हें, कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेगी। किसकी? इंडिविजुअल यूनिट की। बोलोगे मैम एस बना है, आई बना है, लो। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, नॉट द होल इकोनॉमी। भाई मैक्रो थोड़ी ना जो होल इकोनॉमी स्टडी करेगी, माइक्रो है, तो इट विल स्टडी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, मतलब एक बिजनेस कैसे डिसीजन लेता है, इसका फोकस इस पे होगा। ये एक बिजनेस की डिसीजन को गाइड करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। सो अ मोबाइल कंपनी डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ इट्स ओन फोन मॉडल, नॉट द प्राइस ऑफ ऑल फोन इन द कंट्री। एक मोबाइल फोन कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करती है, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको क्या करेगी? हेल्प करेगी। ये नहीं कि सारी कंट्री की मोबाइल शॉप कैसे अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, इट्स नॉट फोकस ऑफ माइक्रो। माइक्रो फोकस ऑन सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट, राइट। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, उनको लग रहा हो क्या, देखो मैं बता रही हूँ। देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, उसको बहुत बड़ी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो एक मैक्रो। कहा गया ये इकोनॉमिक्स जब छोटे लेवल पे स्टडी करेगी चीज़ों को, मतलब कि सिर्फ निहारिका कैसे डिसीजन लेती कि उसको क्या परचेज करना है, या निहारिका अपना बिजनेस चलाते वक्त कैसे डिसीजन लेती कि उसको क्या सेल करना है। तो जब हम एक पर्सन पे, एक बिजनेस पे, एक फर्म पे, एक कंज्यूमर पे, है ना, फोकस करेंगे, अब एक प्रोडक्ट के प्राइस पे फोकस करेंगे, तो वो क्या होगा? माइक्रो। बट हर एक पर्सन को सिंगल सिंगल तो पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है कि पूरा होल भी तो पढ़े कि पूरी कंट्री में क्या चल रहा है। जैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस तो हमने देख लिया कि बढ़ रहा है, पूरी कंट्री के में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की स्टडी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी, ये सब कौन करता है? ये इकोनॉमिक्स की बड़ी ब्रांच करती है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप समझ में आया आपको? चलो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इन नेचर है। नेक्स्ट इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब कि जो थ्योरी है ना, उनको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि इसने तुम्हें सिर्फ थियरी दे दी है और उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ रट लो, नहीं। जो भी थियरी है इकोनॉमिक्स की, वो सब आप बिजनेस में क्या करते हो? अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए क्या है? अप्लाइड साइंस है। लाइक लॉ ऑफ डिमांड, ये जो लॉ है, ये जो थियरी है इसकी, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर बिजनेस टू चेक। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कि जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, और जैसे प्राइस गिरता है डिमांड उठती है ना। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, पढ़ा होगा। तो ये सारे जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, ये आप रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक डिमांड एनालिसिस का आप यूज कर सकते हो ये डिसाइड करने के लिए कि प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज। तुमको लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड गिरेगी। अब तुम देखो कि क्या प्राइस बढ़ाने से डिमांड गिर सकती है, या प्राइस कम करेंगे जरा सा तो डिमांड बढ़ सकती है। इसीलिए देखते होगे कि बहुत सारी कंपनियां फेस्टिव ऑफर्स लेके आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आप डिस्काउंट देंगे तो डिमांड
बढ़ेगी, सीजन है इस चीज़ का। सो डिमांड एनालाइज करने में, मतलब इकोनॉमिक्स की जितनी भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे आके, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, वो सब तुम बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे। और मैं जो भी पढ़ाऊंगी मैं ये भी बताऊंगी कि बिजनेस में कैसे अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हम रट रहे हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड। ये मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो रैशनल डिसीजंस ले पाए अंडर अनसर्टेनिटी। जब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, जब तुमको समझ में नहीं आता ना कि क्या करना चाहिए, तो तुम ये ना करो कि तुम गेस मारो, कह रहे चलो ये कर लेते देखते होता है कि नहीं होता, नहीं, लॉजिकल डिसीजन लो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम चलो स्टडी करते, रिसर्च करते, पता लगाते, टूल्स यूज करते इकोनॉमिक्स के, और फिर उसके बेसिस पे जो लॉजिकल बैठ रहा है डिसीजन वो लेंगे, है ना, गेस वर्क नहीं करेंगे। तो ये तुम्हें रैशनल डिसीजन लेने में मदद करती है। ये डिसाइड करना वेदर टू एक्सपैंड अ फैक्ट्री और कंटिन्यू विद द करंट प्रोडक्शन। ये बंदा ये सोच रहा है कि फैक्ट्री को बढ़ाऊं, ये जो अभी चल रहा है वही करूं। जैसे तुम अभी मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हारा कैफे चल रहा है, अच्छा, अब तुम ये सोचोगे ना कि यार एक कैफे और खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें कैसे डिसाइड करो कि खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। ऐसे तो डिसाइड करोगे नहीं, तुम देखोगे कि यार मैं जिस जगह जाना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ के ऑर्डर्स आते हैं मेरे यहाँ बहुत सारे, अगर आते हैं तो तुम्हें पता है वहाँ मेरा कस्टमर बेस रेडी है, वहाँ की मेरी डिमांड रेडी है, वहाँ मैं सप्लाई करके टेस्ट कर सकता हूँ, है ना, वहाँ समझ में आ रहा है कि कंपटीशन कितने लेवल का है, कंपटीशन नहीं है। तो ये सब कब पता चलेगा, जब आप उसकी स्टडी करोगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। तो तुम्हें ये डिसीजन लेने में मदद करती है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू अचीव बिजनेस गोल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो बताती है कि व्हाट इज क्या है। ये होती है नॉर्मेटिव, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि क्या है बता दिया एग्जैक्ट सिचुएशन, बल्कि ये तुम्हें सजेशन देगी कि तुमको क्या करना चाहिए। तुम इसके सामने अपनी चीजें रखोगे कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा सेल्स है, तो ये तुमको अपने टूल्स के थ्रू बताएगी कि अब तुम क्या करो जिससे तुम सेल्स बढ़ा सकते हो, या तुम कॉस्ट कैसे कम करो जिससे तुम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो इट विल गाइड यू कि यार तुम्हारा कॉस्ट बहुत है, तुम अपने कॉस्ट को कम करने में फोकस करो। कैसे फोकस कर सकते हो, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, देखो कि क्या मशीन मेरी ज़्यादा यूज़ हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कॉस्ट आ रही है, लेबर सस्ता मिल जाएगा क्या उसके कंपैरेटिव, या मुझे लग रहा है कि लेबर को मैं बहुत सैलरी दे रहा हूँ, उसकी जगह मैं एक मशीन ले आऊँ, वो 10 लोगों का काम कर देगी एक बार में। तो तुम ये समझ पाओगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स टूल। तो ये आपको सजेशन देती है कि आप क्या करो जिससे आपके बिजनेस के गोल्स मिल जाएं। ये सजेस्ट करती है प्रोड्यूसिंग एट अ लेवल वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, नॉट जस्ट वेयर सेल्स आर हाई। लाइक जैसे कि तुम मान लो प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तुम मान लो 100 यूनिट बनाते हो, तो तुम कितना कमा रहे हो, 1000 रुपए कमा रहे हो। तुमने अपनी यूनिट 150 कर दी, अब तुम कितना कमा रहे हो, अब तुम मान लो 1500 कमा रहे हो। तुमने अपनी यूनिट 200 कर दी, है ना, तुम यूनिट क्या कर रहे हो, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा येलो में, चलो मैं फिर से लिखती हूँ, ये तुमने देखो 100 यूनिट कर दी, तुमने 100 यूनिट कर दी तो तुम कितना कमा रहे हो, 100 रुपए। तुमने 150 यूनिट कर दी, तुम कितना कमा रहे हो, 1500 रुपए। तुम 200 यूनिट बनाने लगे, मतलब तुम यूनिट बढ़ाते जा रहे हो। अभी देखना कि इकोनॉमिक्स कैसे मदद करेगी। तो तुम कितना अर्न कर पा रहे हो, अब तुम अर्न कर पा रहे हो मान लो 1200 रुपए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगी, तुम्हें गाइड करेगी यहाँ पे कि देखो ये मत सोचो कि तुम्हें वहां तक प्रोड्यूस करना है जहां मेरी सेल्स क्या है, हाई है, मतलब मैं 200 यूनिट बेच पा रहा हूं तो चलो मैं 200 यूनिट बनाता हूं। तुम वहां तक बनाओ जहां तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम, जैसे 150 यूनिट पे देख रहे हो तुम्हारा प्रॉफिट 1500 है, जैसे तुम 200 यूनिट पे जाते हो तुम्हारा प्रॉफिट 1200 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, ये मैंने प्रॉफिट लिखा है, ठीक है, ये यूनिट है, ये प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये है कि तुम जब 200 पे जाते हो तो तुम प्रॉफिट में नहीं हो, तुम पिछले यूनिट के कंपैरेटिव कम प्रॉफिट पे आ गए। मतलब हो सकता है कि तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई, 200 यूनिट बनाने के चक्कर में तुम्हें ज़्यादा लेबर रखने पड़ गए, उनकी सैलरी का एक्सपेंशन बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया ज़्यादा, या तुमने एक जगह ले ली उसका रेंट बढ़ गया ज़्यादा। तो ये तुम्हें गाइड करेगी कहाँ तक बनाओ, है ना। तो ये सारे बहुत टूल्स पढ़ेंगे अभी हम,
तुम देखना भी कि एक यूनिट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए एडिशनल। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो बिजनेस में अप्लाई होते हैं और वो हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो ये अप्लाइड है, मतलब अप्लाइड साइंस है। और दूसरा ये सजेस्ट करती है, सजेशन भी देती है कि क्या करना है। सो ये नॉर्मेटिव है। नेक्स्ट इज यूज इकोनॉमिक टूल। हम इकोनॉमिक्स के टूल जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, इलास्टिसिटी, मार्जिनल एनालिसिस, इन सबको यूज कर सकते हैं। यूजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू डिसाइड वेदर रेजिंग प्राइस विल इंक्रीज रेवेन्यू और नॉट। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का एक टूल है, तुम इसको यूज कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि प्राइस बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, मेरे कस्टमर कितने सेंसिटिव है प्राइस को लेके, है ना। डिमांड का टूल तुम्हें मदद करेगा ये बताने में कि जिस प्रोडक्ट को तुम बना रहे हो उसकी डिमांड है या नहीं। कॉस्ट मदद करेगा ये बताने में कि क्या कॉस्ट तुम रखो जिससे तुम्हारा प्रॉफिट भी कवर हो जाए और तुम सर्वाइव भी कर जाओ और एक्सपेंशन के भी चांसेस हो पाए इन फ्यूचर। इलास्टिसिटी देखिए आप, मार्जिनल एनालिसिस, एक यूनिट एडिशनल बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तुम्हें पता चलेगा कि मार्जिनल एनालिसिस कैसे मदद करती है। वो मदद करेगी तुम्हें एडिशनल यूनिट पे तुम्हारा कितना खर्चा आ रहा है, तुम फायदे में जाओगे या नुकसान में जाओगे, ये सब तुमको इकोनॉमिक्स टूल मदद करते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के टूल भी होते हैं जो वो यूज करती है। एजम्पशन पे बेस्ड होती है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन लाइक रैशनल बिहेवियर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एजम्पशन लेके चलती है कि जो बिजनेसमैन है उसका मेन गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए जितने भी टूल ये अप्लाई करेगी इस पर्सपेक्टिव से अप्लाई करेगी कि तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ये नहीं कि तुम्हें अपना सोशल वेलफेयर करना है या तुम्हें मार्केट शेयर का ये पर्पस है या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है फिर तुम प्रॉफिट पे नहीं, फिर तुम यूनिट बेचने पे, कवरेज पे लग जाओगे। तो ये ही सोचती है कि आपका जो गोल है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और दूसरा ये भी एज्यूम करके चलती है कि जो बिजनेसमैन डिसीजन लेता है वो लॉजिकल लेता है, इमोशन पे बेस्ड या गेस वर्क पे या इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड नहीं लेता। वो डेटा देखेगा जो इकोनॉमिक टूल्स के थ्रू उसको दिख रहा होगा और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, जैसे ये एज्यूम करके चलता है कि फर्म का एम क्या है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है वाइल चूजिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी। मतलब जब वो ये सोच रही कितना प्रोड्यूस करें तो वहां पे ये दिल नहीं लगा रही कि ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, है ना, मेरा मन कर रहा है ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, वो डिसाइड करेगी कैसे, लॉजिकली। जैसे हमने उधर देखा था कि हमने उतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो, जहाँ की सेल्स ज्यादा हो, है ना। तो ये एजम्पशन लेके चलती है, इसलिए हम कहते हैं कि एजम्पशन पे बेस्ड है। सेम पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है, सो वी हैव कवर्ड इट। हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके पार्ट 2 के साथ आए हैं यूनिट 1 के। सो इससे पहले वाले पार्ट्स को जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना आपका वो डेवलप हो गया था वहाँ पे, जहाँ पे हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग को और नेचर को कवर किया है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको देख के आना। और आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो क्या है आपका, वो है आपका स्कोप और माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है। और चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से बनेंगे यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपका मोस्टली है ये थ्योरी पूरा बेसिक डेवलप की जा रही है, फाउंडेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्कोप के साथ। इससे पहले हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही हेल्पफुल है बिजनेस के लिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस के लेते हैं, लॉजिकली लेते हैं, कोई भी बिजनेसमैन गेस वर्क नहीं करेगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या स्कोप है। अब बताओ, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब एरिया या कवरेज, कहाँ कहाँ हम बिजनेस में इसके इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बिजनेस को कितने डिसीजन लेने होते हैं, एक दिन में कितने डिसीजन लेता है बताओ। हम बहुत सारे लेता है, लाइक ये डिसाइड करना है कितना प्रोड्यूस करना है, कितने लोग की डिमांड है ये पता लगाना, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या रखे, प्रॉफिट कितना चाहिए, ये सारे डिसीजन तो उसको लेने ही होते हैं। तो इन सारे एरिया में तुम्हारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो ये क्या है, स्कोप है ना, कि कहाँ कहाँ बिजनेस में इकोनॉमिक प्रिंसिपल का यूज करेंगे इन ऑल द डे टू डे डिसीजन ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डिमांड। एक बिजनेस को क्या समझ रहा होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मेरे माइंड में यही आएगा, यार कस्टमर क्या चाहता है ना, क्या चाहता है कि क्या बनना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी है, मान लो ड्रिंक्स में डील करती है, और मैं जानना चाह रही हूँ कि कस्टमर के लिए नया क्या लाया जाए, क्या लॉन्च कर दें। तो मुझे पता लगा ना कौन सा फ्लेवर उनको पसंद आ रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं सर्वे करूँगी
जिसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं? इस केस में हम कंज्यूमर बिहेवियर का टूल यूज़ कर सकते हैं उसका, जो हमें ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं एंड ऑल। और यहाँ पे हम डिमांड टूल यूज़ कर सकते हैं उसका, है ना। ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से हम इसके प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हाउ कंज्यूमर बिहेव एंड हाउ दे डिमांड। तो क्या कस्टमर डिमांड करता है, लाइक कस्टमर क्या चाहता है, मुझे पता लगाना है कि कौन सा फ्लेवर चाहता है। मैं सर्वे कराऊंगी, पूछूंगी, इंटरव्यू लूंगी, जिससे पता चले कि व्हाट दे वांट। इवन मैं पास सेल देखूंगी, पैटर्न क्या चल रहा है, कौन सी ड्रिंक की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, तो हम उस पर जा सकते हैं या उससे लिंक कोई वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ये डिसाइड करना कि क्या वो चाहते हैं, हाउ मच दे वांट, कितना चाहते हैं, क्वांटिटी देखना। पास्ट की सेल देखी मैंने कि ये वाला फ्लेवर बहुत ही क्वांटिटी में बिक रहा है, तो इसका मतलब आने वाले टाइम पे भी गर्मी है तो क्वांटिटी और बढ़ भी सकती है। तो ये सब पता लगाना कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, और क्या उनकी डिमांड फ्यूचर में चेंज होगी। लाइक जोमेटो वाले जब देखते हैं कि वीकेंड आने वाला है या कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो उनको पता रहता है कि ट्रेंड कि हाँ अब डिमांड बढ़ेगी, अगर ठंडी आ रही है तो खाने की अब शायद सब लोग घर में बना ले तो डिमांड कम होगी, है ना, या गर्मी आने वाली है तो कूलर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज करना इन सब में भी क्या करता है, मेरा इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो कस्टमर को बेसिकली समझने में हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन डिसाइड मतलब ये डिसाइड करने में कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अंधा नहीं मारेंगे कि इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं, अरे हम देखेंगे। जैसे मुझे पता है मेरी बेकरी, मुझे पता है कि जब नॉर्मल डेज होते हैं लाइक मंडे ट्यूसडे एंड ऑल, मेरी 700 यूनिट ही बिकती हैं, बट जब वीकेंड होता है तो यूनिट 1500 पे जाती है। तो मैं मान लो कोई नॉर्मल डे है तो मैं क्यों 1500 यूनिट प्रोड्यूस करूँगी, बर्बाद होगा ना। तो ये पता लगाना कि कितना प्रोड्यूस करना है, एफिशिएंटली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक कौन सा मेथड बेस्ट होगा। लेबर, मान लो मेरे पास 3 वर्कर हैं, 3 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मान लो 200 यूनिट बना पा रहे हैं। मैं मशीन ले आई तो अब एक मशीन हो गई और मैंने एक ही वर्कर रखा है, मैंने हटा दिए बाकी वर्कर, तो अब वो मशीन और वो वर्कर मिलके 300 यूनिट बना रहे हैं। तो इससे मेरा क्या हो, मेरे प्रोडक्शन एफिशिएंट हो गया और तेजी से काम होने लग गया, कम कॉस्ट में काम होने लग गया। तो इन सब में भी आपको इकोनॉमिक्स क्या करती है, मदद करती है कि आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन लगा के चेक करो कि क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। वेस्टेज अवॉइड करना, उतना ही प्रोड्यूस करना जितनी हमें लग रहा है डिमांड है ना, उस पैटर्न को एनालाइज करके। अदरवाइज जो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे वो स्टॉक क्या होगा, अनसोल्ड रहेगा। मान लो मंडे को मुझे पता है कि 700 यूनिट आती हैं, अरे अगर मान लो मैंने 1500 प्रोड्यूस कर दी तो 800 वेस्ट होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। तो ट्रेंड पैटर्न समझना, जिससे ये डिसाइड कर पाए कि प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, इसमें भी इकोनॉमिक्स टूल्स आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट को मैनेज करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है इन कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंस। ये देखना कि अननेसेसरी, जैसे फिक्स कॉस्ट है मेरी कुछ, मान लो रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी जो मान लो 2000 है। अब मुझे पता है इस वेरिएबल कॉस्ट में मेरा कोई एक वर्कर ऐसा है जो अभी खाली बैठा है, उसका कोई काम नहीं है ना, उतना प्रोडक्शन, उतनी डिमांड नहीं हो रही है। तो मैं आप मुझे अगर इकोनॉमिक्स को यूज़ करना तो मैं देखूंगी, स्टडी करूंगी मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मैं कहाँ से पैसा बचा सकती हूँ। मान लो मुझे लग रहा है इस वर्कर को अभी नहीं नीड है तो हम नहीं रखते, क्यों हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ से मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट मान लो कम कर ली 200, ठीक है। फिर मुझे लगा कि रेंट जो है वो हमें कहीं और सस्ते में मिल सकती है स्पेस, तो हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करने में, क्योंकि जब आप चेक करोगे, एनालाइज करोगे, तभी तो आप समझ पाओगे कि कॉस्ट कहाँ है, कितनी ज़्यादा है और कैसे हमें उसे कम करना है ना। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में, लाइक हम अगर बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। लाइक अभी हम 1000 यूनिट बना रहे हैं तो हमारी मान लो पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपये आ रही है। अब हम 2000 बनाने लग जाए तो पर यूनिट को बनाने की कॉस्ट मेरी 5 रुपये आएगी। तो क्यों ना ये किया जाए कि बल्क में बनाए, क्योंकि डिमांड में मुझे लग रहा है, या हम स्टॉक को सेफली स्टोर कर सकते हैं, बाद में रिलीज कर सकते हैं, बट मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इन सारे डिसीजंस वगैरह लेने में ये हेल्प करती है। फिक्सिंग द राइट प्राइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। मान लो ज़्यादा तुमने सेट कर दिया, कोई डिमांड ही नहीं करेगा, तो एनालाइज करना, इसके लिए तुम गेस वर्क भी कर सकते हो। गेस वर्क इन द सेंस ये नहीं कि अंदाजा मारो, इन द सेंस कि ट्रायल कर सकते हो कि 20 रुपये रखा तो डिमांड 1000 यूनिट की थी, जैसे मैंने 24 रुपये कर दिया, डिमांड 700 पे आ गई। अब मुझे पता अगर और बढ़ाऊंगी तो डिमांड और कम होने वाली है।
तो ये पैटर्न समझ के मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि क्या प्राइस चार्ज करना रहेगा, और फोकस यही रहेगा कि आप प्राइस वो रखो जो यार 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लाइक मान लो डिमांड पे डिपेंड करेगा कि डिमांड ज़्यादा है तो तुम प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो क्योंकि डिमांड है अभी, बट ये देख लेना इलास्टिक तो नहीं है कि वो कहीं और शिफ्ट कर जाए, है ना, ये भी समझना, ये भी इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा डिपेंड करेगा मेरी कॉस्ट कितनी है, इतना तो प्राइस नहीं रख सकते ना जो मेरी कॉस्ट से कम हो। मुझे बनाने में उसको 100 रुपये लगते हैं, मैं 50 में थोड़ी ना बेचूंगी या 90 में थोड़ी ना बेचूंगी 10 के घाटे पे, तो प्राइस को तो मेरा कॉस्ट भी इफेक्ट करेगा ना डिमांड के साथ साथ। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करना कि प्राइस क्या रखना है, इलास्टिसिटी को डिसाइड करते हुए कि मान लो मैंने प्राइस ज़्यादा रख दिया और डिमांड गिर गई। इसीलिए जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, सीजन देखती हैं कि कौन से सीजन में हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, है ना, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए तो लोग अब डिमांड करेंगे। तो हेयर वी कैन डू समथिंग कि हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और जब हमें लग रहा है डिमांड कम है तो हम प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मदद करती है। देन प्रॉफिट को प्लान करने में हेल्प करती है। फर्म एग्जिस्ट क्यों कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कितना मुझे चाहिए ये मुझे प्लान करना पड़ेगा, गेस वर्क नहीं कि इतना कर लेते कुछ भी हो जाए, नहीं, प्लान करना होगा। जैसे मेरे को पता है मेरी कॉस्ट क्या है 1 लाख, मुझे प्रॉफिट 50,000 रुपये तो चाहिए यार, मैं 1 लाख लगा रही हूँ तो मुझे चाहिए कि इसका 50% तो आई शुड कवर। तो अब मैं ऐसे समझूंगी कि मुझे रेवेन्यू फिर कितना चाहिए होगा। अगर 1 लाख की कॉस्ट है, 50,000 का प्रॉफिट, मतलब 1,50,000 रुपये कमाना है, तभी तो 50,000 बचेगा उससे 1 लाख की कॉस्ट निकल के। अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट की यूनिट 500 रुपये में बिक रही है, तो मुझे कितनी सेल करनी चाहिए, 500 इंटू 300, मतलब कि 1,50,000, तभी तो हो पाएगा। तो ये डिसाइड करना कि कितनी यूनिट बेचे ताकि मेरा जो प्रॉफिट चाहिए मुझे वो हो जाए, इन सब की गणित में तुमको बिजनेस इकोनॉमिक्स मदद करता है। तो ये डिसाइड करने में कि प्रॉफिट कितना चाहिए, कितनी सेल करें जिससे वो प्रॉफिट हमें मिल जाए, इन सब की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में, मदद करने में आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन डिसीजन, बिजनेस ये डिसाइड करता है कि नया स्टोर खोले कि वेट करे, है ना। तो ये तुमको तो लगेगा हाँ नया स्टोर खोलते हैं मज़ा आएगी, बट आप देखो तो कि उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, है ना, डिमांड है भी या नहीं है, कंपटीशन कितना है ना। एक्सपैंड करने में जो मनी इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना मेरे लिए सुटेबल रहेगा, किस एरिया में रहेगा, ठीक है। तो मार्केट की डिमांड स्टडी करना, मेरा प्रॉफिट जो मैं चाह रही हूँ क्या वो न्यू ब्रांच खोलने पे उतना आएगा या प्रॉफिट गिर भी सकता है ना। मान लो तुमने नई ब्रांच खोली, उसकी ओवरऑल तुम्हारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई, तो जितना तुम कमा रहे थे उस पहली ब्रांच से, उसमें भी अब पहला वाला तो मान लो दूसरा ब्रांच चल नहीं पा रही है तो उसकी भी कॉस्ट वही निकाल के दे रहा है। ऐसे देखते हो कि बहुत सारे बिजनेस में होता है। तो ये सब डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिए जाते हैं, इसीलिए तो इसमें भी आपको इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल मदद करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट बताया भी था, छोटा सा है, कवर कर लेते हैं और हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की ब्रांच को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, ठीक है। जैसे एक फर्म कैसे डिसीजन लेगा, एक कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेगा, एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये इन सब की चीज़ों की स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। यहाँ पे हम जो भी टूल्स यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के, वो एक यूनिट को लेके फोकस करते हुए यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। जैसे एक मोबाइल कंपनी कैसे अपने प्राइस को डिसाइड करती है ना, ये कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसको कितनी यूनिट परचेज करनी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 रखना चाहिए, 30,000 रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सबको स्टडी करने में तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इन नेचर, पढ़ा था हमने ना इससे पहले वाले पार्ट में, याद होगा आपको। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो इकोनॉमिक्स को एज अ होल स्टडी करती है, मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रही है, ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रही है, एग्रीगेट टोटल वैल्यूज, लाइक एक पर्सन की इनकम नहीं, पूरे कंट्री के लोगों की इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, पूरे कंट्री में प्रोडक्ट का प्राइस का लेवल क्या है, बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक पर्सन की जॉब का नहीं, पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, राइट। सो ये था माइक्रो एंड मैक्रो। सो दिस मच वाज इन दिस यूनिट, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो चैनल को सब्सक्राइब करने लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।